मेरे साथ देश की बात के अंदर में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्लेन क्रैश जो हुआ है हमारा, इसका असली खलनायक कौन है? तकरीबन 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चला है। अब सवाल अभी भी ये वहीं खड़ा है जहां पर 50-52 घंटे 60 घंटे पहले था कि कौन है वो इस असली खलनायक को बचाने का मिशन शुरू हो गया है। दोस्तों, मैं एक बात बताऊं, लोग कहते हैं कि मेरे हर वीडियो में मोदी जी की तारीफ होती है, मैं उनका सपोर्ट करता हूं, लेकिन नहीं। आज की वीडियो में आप देखेंगे, देखिए, जब बात सच्चाई की आती तो वो जरूर कही जाती, चाहे वो मोदी जी के फेवर में हो या नहीं। मेरी सपोर्ट हमेशा मेरे देश के साथ में रहती है, इसलिए मैं देश के फेवर की ही बात करूंगा। दोस्तों, कुछ लोग भक्ति के गीत गा रहे हैं, लेकिन वो भगवान की भक्ति के नहीं गा रहे, बल्कि ये उस खलनायक को बचाने का एक मिशन है। और कई किरदार हैं। अगर हम कहें कि इस खलनायक को बचाने में कौन शामिल है, तो एक भी व्यक्ति को पहचान करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है वो इसके अंदर में शामिल, उसको बचाने में शामिल है। और उस इकोसिस्टम के अंदर में सिर्फ भारत में बैठे लोग ही नहीं, बल्कि कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं और कुछ लोग ऊपर भी बैठे हैं, जो हर रोज बकवास करते हैं कि अगर हम इस पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो कई चौंकाने वाले रिश्ते खुलते हैं। उन रिश्तों के अंदर में एक रिश्ता हमारे प्रधानमंत्री का है, 10 साल पुराना रिश्ता, और जिसकी चर्चा भी हो रही है। ये आप इसको रिश्ता कह लो या राजनीति के तौर पर आप इसको देखिए कि कोई भी देश किसी भी देश के साथ में एक दुश्मनी नहीं चाहता कि वहाँ पर दोस्ती हो, और इस दोस्ती के अंदर में ही प्रधानमंत्री की कमर में चाकू घोंपा गया है। मैं बात कर रहा हूँ बोइंग की, वही बोइंग जिसका 737 मैक्स पूरी दुनिया में बदनाम है, वही बोइंग जिसका 787 ड्रीमलाइनर पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है, वही बोइंग जिसके विमान हादसे में 274 लोग मारे गए हैं। लेकिन सवाल इतना गंभीर है कि इसके सीईओ को इस्तीफा देना पड़ा। बोइंग के सीईओ ने इस्तीफा दे दिया। बोइंग के जो प्रबंधन में शीर्ष 3 लोगों ने एक ही समय में बोइंग को छोड़ दिया। अमेरिका में बोइंग की जांच हुई, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बोइंग पर सवाल उठ रहे हैं। बोइंग के सौदे पर भारत में सीबीआई जांच का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सारे तथ्य आपकी नजर में आ गए हैं, लेकिन खलनायक को बचाने का पूरा प्रयास किसने किया? और खलनायक से रिश्ता 10 साल पुराना है। आज इन दोनों की चर्चा हो रही है। जब हम खलनायक की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि खलनायक भी फिल्मों में ही दिखता है, इसलिए उनकी चर्चा भी होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, इस देश की राजनीतिक मजबूरियां हैं, ऐसी हैं कि लोग आलोचना सुनना नहीं चाहते। हम सबसे पहले खलनायक के पास जाएंगे, लेकिन पायलट से शुरू करते हैं। पिछले 2 दिन से हमने इस पर मैंने कार्यक्रम किया था, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था, उसमें बहुत सी बातें थी। लेकिन आज खास है वो पायलट जिसके पास 8200 घंटे उड़ान भरने का अनुभव था, वो पायलट जिसके बारे में किसी को कोई संदेह नहीं। जितने भी लोग उसके सहकर्मी हैं, उसके साथ रहे हैं, उसको जानते हैं, कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर सकता कि उससे गलती हुई होगी। वो पायलट जिसके 88 साल के पिता ने बहुत कुछ सहा। हर तरफ उसके इर्द गिर्द जो नियम हैं उन्हें साफ करने की जरूरत है। मैकेनिकल फेलियर, मैनुअल फेलियर, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे खोलते हैं। ये बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, और दुनिया भर में विमान से उड़ने वाले लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। एविएशन इंडस्ट्री में उनकी आस्था दांव पर लगी है, जो जिस तरह की गैर गंभीरता नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ भारतीय मीडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिलती है। और अगर आप इसे सही ढंग से कहें, टेक्निकल शब्दों में एक इनफोवर शुरू हो गया है, और अगर आप उस इनफोवर को अपनी भाषा में कहें तो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। इसमें जितने भी दोषी हैं, बेचारे पायलट जो अपना बचाव नहीं कर सकते, वो सभी के सभी निशाने पर हैं। लोग जो पायलट हैं, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, जो अपना बलिदान दे चुके हैं,
ज़्यादातर लोगों के निशाने पर वही है। पूरा इकोसिस्टम, जिसे बहुत बढ़िया शब्द दिया, क्योंकि वो अपना बचाव नहीं कर सकती इस वक्त पायलट, इसलिए आप जो चाहे कह सकते हैं और आपको इसके पीछे की मानसिकता को देखना होगा। जब भी एविएशन इंडस्ट्री में, एविएशन के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना और सबसे बड़ी भयंकर दुर्घटना, खासकर सिविल एविएशन में, तो मूल रूप से दो कंपनियां ही दुनिया में हैं। नंबर 1 बोइंग और नंबर 2 एयरबस। एयरबस यूरोप की है और बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है। और ये मूल रूप से मुनाफे का खेल है पूरा पूरा। क्योंकि हम तकनीक में जाएंगे, टेक्निकली बात करते हैं, लेकिन हम आम आदमी की भाषा में जाएंगे ताकि हर कोई समझ सके कि कहानी क्या है, एक लेमैन की भाषा में। बस ये एक साधारण बात है। जो कहानी बताई जा रही है, जरा सोचिए, कुछ घंटों बाद कैप्टन स्टीव लाइन पर आया। ये अमेरिकन है, सुनिए इसका ज्ञान देखिए। पिछले 50 घंटों से वो दुनिया भर में अपना ज्ञान भेज रहा है, सभी को कह रहा है। ये वो शख्स है, देखिए इसका फोटो है। आप कह सकते हैं कि जो कम बोइंग का पीआर भी नहीं कर सकता, पूरी दुनिया का इकोसिस्टम नहीं कर सकता, वो ये अकेला आदमी कर रहा है। और इस आदमी के ना समझ देखिए, वो ये कह रहा है कि विमान जब उड़ा, हमारा बदकिस्मत विमान ड्रीमलाइनर जब उड़ा, तो उसके पायलटों ने लैंडिंग गियर की जगह पंखों पर लगे फ्लैप और स्लैक्स को पीछे खींच दिया। तरस आता है इस आदमी की बुद्धि पर। मतलब मैं क्या ही कहूँ, जो पायलट किसी और वजह से बदकिस्मत हुए, जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, उन सवालों के जवाब देने के बजाय ये उन पायलटों को ही दोषी ठहरा रहा है। एक बात तो साफ है कि ये घटना दोनों इंजन के पावर फेल होने की वजह से हुई, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फैसले के लिए कोई बहाना नहीं है और तकनीकी और आम आदमी की भाषा में आऊँगा और सब कुछ स्पष्ट होगा। मूल रूप से पायलटों की कोई गलती नहीं है। जब ये विमान ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से उड़ा, तो क्या आपको पता है कि उस वक्त लाइन में जो इंडिगो का पायलट था, जो इंडिगो का जहाज खड़ा हुआ था, जैसे ही ये उड़ा, इस पायलट ने विस्फोट की एक आवाज़ सुनी, एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनी। इंजन में कुछ समस्या थी और 2 मिनट के भीतर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्भाग्य से ये बहुत दर्दनाक घटना थी। अब आप देखिए, उन 2 मिनटों में जहां विमान अच्छी तरह से उड़ान भर रहा था और जहां दोनों इंजन 1 सेकंड के भीतर ही खराब हो गए, कोई समय नहीं था। इसकी सबसे अधिकतम ऊंचाई थी 625 मीटर। और जो सज्जन ये कह रहे हैं, आइए पहले इसका उत्तर दें। जब दोनों पायलट कैप्टन सब्रवाल और दूसरे जो हैं, जब विमान आसानी से उड़ान भरता है, जैसे ही ये जमीन से 50 मीटर ऊपर जाता है, पायलट लैंडिंग गियर को वापस खींच लेता है। वो उसको वापस खींच लेता है, पहिए घूमते हैं। इस मामले में उसने लैंडिंग गियर को वापस नहीं खींचा। तो इसका मतलब है कि जैसे ही इसने उड़ान भरी जहाज ने, बिजली की जो सप्लाई थी उसमें समस्या आई, कोई समस्या उसके अंदर आई और पायलट को लगा कि उसे तुरंत उतरना पड़ सकता है, आप इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है। यही एकमात्र कारण है, अन्यथा वह जमीन से 50 मीटर ऊपर उठता। जो व्यक्ति कह रहा है कि उसने इसके बजाय पंखों पर लगे जो फ्लैप हैं और स्लैट को वापस खींच लिया, कोई इस आदमी से ये पूछे कि, क्योंकि ये खुद पायलट है, ये अपने आप को पायलट कहता है, कि लैंडिंग गियर का लीवर कहाँ है और फ्लैप और स्लैट के लीवर कहाँ है, मैनुअल लीवर कहाँ है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ड्रीमलाइनर का जो इंटीरियर है, अगर आप उसको देखें तो ये एक दूसरे से बहुत दूर है। किसी भी कीमत पर गलती से एक की बजाय दूसरे को हम यूज नहीं कर सकते। और दोनों पायलट बड़े एक्सपीरियंस थे, उन्हें पता था कि उनके साथ 242 लोग मरेंगे, उनको पता था इस चीज़ का। और जैसे ही वे 50 मीटर पार करते हैं और अगर वे लैंडिंग गियर वापस नहीं खींचते हैं, तो इसका मतलब है कि शुरू से ही खतरे में था जहाज, ये उनको पता लग गया। और उन्होंने तुरंत कॉल किया, 3 बार उन्होंने कॉल किया एटीसी को, और उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, सप्लाई नहीं है, थ्रस्ट नहीं मिल रहा है, पावर नहीं मिल रही है। इससे पहले कि एटीसी से कोई जवाब आता, दुर्घटना घट चुकी थी दुर्भाग्य से।
छोड़ो, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि बिजली गुल हो गई थी और एक ही समय में दोनों इंजनों की पावर सप्लाई कट गई थी, जमीन से 625 मीटर ऊपर। ये कोई मजाक तो नहीं था भाई, ये 100% एक बुनियादी दोष है और वो लोग इसको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इतना बड़ा सिस्टम एक्टिव हुआ है। और जैसे ही ये घटना घटी, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन में ही बोइंग के जो शेयर हैं वो 6.5% गिर गए। इससे एयरबस को फायदा होगा, तो ये 2 पक्ष हैं। एक पक्ष कहता है कि ये बोइंग की गलती है, दूसरा पक्ष कहता है कि पायलट की गलती है। खेल क्या है? असली खेल दोनों कंपनियों का मुनाफा है। लेकिन मेरा आपसे जो सवाल है वो मानवता के बारे में है। उस विमान में उड़ने वाले लोगों का दोष क्या था? इससे किसी को फायदा नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में। हर कोई चाहे जो कर सकता है, लेकिन जांच सही से होनी चाहिए। जांच शुरू होने से पहले ही आप कह रहे हैं कि लैंडिंग गियर की गलती है, मतलब आपने माइंडसेट उस ढंग का बना लिया है कि कुछ भी हो दोष पायलट्स को ही देना है। और आप भाई खुद ये व्यक्ति कैप्टन रहा है, क्या ये व्यक्ति अपने ही पायलट की पीठ में छुरा नहीं घोंप रहा? अपने ही लोगों को छुरा नहीं घोंप रहा? इस पूरे उसको नैरेटिव को जो है, ये पूरा केस है, इसको इस सिचुएशन को एक सीक्वेंस में देखते हैं। विमान ने उड़ान भरी और आखिरी पायलट ने उड़ान भरने के तुरंत बाद एक जो उस लाइन में वेटिंग में था, जो जिसका अगला नंबर था जहाज लेके जाने का, उस पायलट ने एक विस्फोट सुना, एक ब्लास्ट की आवाज़ सुनी, लेकिन इंजन से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। इंजन जल गया होगा, कोई धुआं नहीं था और जमीन पर मौजूद पायलट के अलावा किसी और ने इसकी सूचना भी नहीं दी थी। यह एक बात है। दूसरी बात, इस पूरे हादसे में सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवित बचा है, वह है 11A सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति। उसने दोनों इंजनों के विस्फोट की आवाज़ का जिक्र नहीं किया है, इस व्यक्ति ने। 11A सीट जो है वो इंजन के बहुत करीब है और उसके बाद दोनों इंजनों ने एक साथ बिजली छोड़ दी, मतलब बिजली की सप्लाई उनकी कट गई। इसका क्या मतलब है? इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। नंबर 1, विमान का खराब रखरखाव, इंजन की ओवरऑलिंग, इंजन की सर्विसिंग, इंजन के स्पेयर पार्ट्स, यह एक हिस्सा है। और अगर कोई बुनियादी खामी है तो उसके लिए बोइंग जिम्मेदार है। तो इसमें फिर पायलट कहाँ से आता है बीच में? यह एक खास तरह का नैरेटिव है जो कि मीडिया के द्वारा भी रचा जा रहा है और ये मीडिया कॉरपोरेट मीडिया है। इसका आम लोगों से, आम मीडिया से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसका किसी दुर्घटना से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मानवीय भावनाओं से, मानवीय विचारों से, मानवीय नैतिकता से कुछ लेना देना नहीं है। क्या आपने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो देखी? उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के भीतर समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने एक समिति बनाई, ये एक अच्छी बात है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर दोनों निर्माता नागरिक उड्डयन उद्योग को समझना चाहते हैं तो इससे पूरे उड्डयन उद्योग को मदद मिल सकती है। इससे बहुत मदद मिल सकती है। इससे क्या मदद मिल सकती है? आमतौर पर विमान दुर्घटनाएं या तो समुद्र में होती है या पहाड़ों पर, और आपको काफ़ी लंबे वक्त तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है। इसलिए ये जो इंक्वायरी होती है बड़ी लंबी चलती है। और इस दिल दहलाने देने वाली घटना में अगर विमानन उद्योग चाहे तो बस एक सबक ले सकता है कि विमान एयरपोर्ट के बहुत ही करीब दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अब इसके अंदर में जो कहा गया है, जो कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई गई है, वो कहती है कि वो 3 महीने के अंदर में रिपोर्ट पेश करेंगे, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सिर्फ 3 मिनट की फ्लाइट है ये, और 3 मिनट की फ्लाइट के लिए 3 महीने कहाँ तक उचित है? आपको ब्लैक बॉक्स मिल गया है, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर में है, तो फिर 3 महीने किस चीज़ के लिए? मतलब ये कि जितना लंबा समय खींचा जाएगा उतने ही लोगों की याददाश्त धूमिल होती जाएगी और लोग बाग इस एक्सीडेंट को भूल जाएंगे। और जो विमान कंपनी है बोइंग, वो इस केस पर लीपापोती कर देगी और ये केस फिर एक फाइल बन जाएगा, फाइल में दबा दिया जाएगा। मेरा नरेंद्र मोदी सरकार से अनुरोध है
कि वो इस इंक्वायरी को 3 महीने नहीं बल्कि 3 दिन में निपटाएं, क्योंकि सिर्फ 3 मिनट की फ्लाइट थी ये, और उस 3 मिनट के अंदर में क्या क्या हुआ है उसका हर रिकॉर्ड आपके सामने, हर चीज आपके पास में है। तो निवेदन है, अगर उम्मीद तो वैसे लगती है कि ये मेरा वीडियो प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचे, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो ये अवश्य वहां तक पहुंच सकता है। आप इसको शेयर कीजिए जिससे कि जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंच सके, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास तक पहुंच सके कि 3 महीने की फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन 3 मिनट की फ्लाइट की, माफ कीजिएगा, 3 मिनट की फ्लाइट की इन्वेस्टिगेशन 3 महीने तक क्यों। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमको कॉर्पोरेट का कुछ झोल दिखाई देता है, कुछ इकोसिस्टम दिखाई दे रहा है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।